द्वितीय विश्व युद्ध शायद मानव इतिहास में सबसे अधिक अध्ययन, विश्लेषण और व्यापक रूप से ज्ञात आपदा है। यह आंशिक रूप से इस बात के कारण है कि चीज कितनी बड़ी थी और आंशिक रूप से उस समय उपलब्ध प्रौद्योगिकी के कारण हमारे पास फोटो, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, समाचार पत्रिकाएं, समाचार पत्र हर विवरण, हर दिन, हर पल का दस्तावेजीकरण करते हैं। हालांकि इन अद्भुत उपकरणों और दुनिया के सबसे महान ऐतिहासिक अन्वेषण प्रयासों द्वारा वर्षों के अध्ययन के बावजूद अभी भी कई रहस्यमयी चीजें हैं जो घटित हुई हैं, जिनके उत्तर हमारे पास सरलता से नहीं हैं। आज के एपिसोड में हम द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ और रहस्यमयी तत्वों पर नजर डालेंगे, जहां सच्चाई है, ये धुंधला है। जासूसी के आरोपों से लेकर हत्या की साजिश के सिद्धांतों तक, यहां द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की 4 स्थायी रहस्य हैं। विश्व युद्धों में आपका स्वागत है। पर्ल हार्बर पर उनके हमले के तुरंत बाद के महीनों में जापानी साम्राज्य की सेनाएं लगभग अजेय प्रतीत होती थीं। यूरोप के जर्मनी ब्लिट्सक्रीग की अनुकरण करते हुए वे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में तूफान की तरह बढ़े और सिंगापुर, हांगकांग, फिलीपींस जैसे रणनीतिक लक्ष्यों को कब्जे में ले लिया। इन जीतों ने न केवल थिएटर में सहयोगी रणनीतिक स्थिति को बिगाड़ा, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जनमानस का मनोबल भी कम किया। 1942 की शुरुआत में डर था कि जापानी सैनिक अंततः उनके पश्चिमी तट पर उतरेंगे, जो बहुत वास्तविक लग रहा था। कुछ किया जाना था और वह शानदार होना चाहिए था। वह जापानी द्वीपों पर हुए अब किंवदंती बन चुके हवाई हमले के रूप में आया। 18 अप्रैल 1942 को रहस्यमयी कर्नल जेम्स जिमी डूलिटल के नेतृत्व में 16 B-25 मिचेल बम वर्षकों का एक दल विमान वाहक पोत USS हॉर्नेट्स से उड़ान भरी और युद्ध के जापान पर पहले हवाई हमले को अंजाम देते हुए इतिहास में उड़ गया। ऑपरेशन की लागत और जहाजों, विमानों के खतरे को देखते हुए यह हमला जापान के युद्ध प्रयासों पर वास्तविक नुकसान करने में कमजोर रहा। यह अमेरिकी मनोबल को ऊंचा करने में सफल रहा और सभी को यह दिखाया कि जापान अजेय नहीं है और इसे पीछे धकेला जा सकता है। इसलिए सहयोगियों के लिए 1942 में ऑपरेशन का महत्व अमूल्य था। ये B-25 वाहक विमान नहीं थे, बल्कि उन्हें जहाज के डेक से उड़ान भरने के लिए हल्का किया गया था, परंतु उन्हें बाद में वापस जहाज पर उतरने की अनुमति नहीं थी। सेना के बमवर्षक बस बहुत बड़े थे, इसलिए ऑपरेशन के बाद हॉर्नेट पर वापस आना संभव नहीं था। इसीलिए पायलटों को निर्देशित किया गया कि वे मुख्य भूमि चीन में जापान के खिलाफ चीनी सहयोगियों से मिलें। एक जापानी जहाज के देखे जाने के बाद छापेमारों को जल्दी लॉन्च करने के लिए मजबूर किया गया, हालांकि उनके पास ईंधन नहीं था। चीन में हवाई क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश में चालक दल के इंजन बंद हो जाने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हालांकि एक विमान सुरक्षित रूप से उतरा, बस चीन में नहीं। कैप्टन एडवर्ड जे ने विमान संख्या 8 उड़ाया। यॉर्क ने अपना विमान सोवियत संघ में व्लादिवोस्टॉक में उतारा। सोवियत संघ को 3 बड़ी मित्र शक्तियों में से एक माना जाता था, लेकिन व्यापक युद्ध के मामले में यूके और यूएस की तरह नहीं था। सोवियत पूर्वी यूरोप में जर्मनों के खिलाफ थे और पर्ल हार्बर से पहले जापान के साथ अग्रेषण विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए जापान पर हाल ही में बमबारी करने वाले B-25 का दर्शन सोवियत के लिए स्वागतात्मक नहीं था और फलस्वरूप यॉर्क, उनका विमान और उनका चालक दल 1 वर्ष से अधिक दिनों के लिए सोवियत द्वारा कैद रखे गए और बाद में ईरान के माध्यम से छोड़ दिए गए। यॉर्क की व्लादिवोस्टॉक में उतरने की तर्क संगतता सरल थी। उन्होंने समझा कि उनके पास चीनी रेखाओं तक पहुंचने का ईंधन कम है, इसलिए उन्होंने अपने और अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए व्लादिवोस्टॉक की ओर रुख किया। उन्होंने स्वीकार किया कि यूरोप में कम सहयोग का मतलब सोवियत उनके विमान को ईंधन और चीन की ओर उड़ने की अनुमति देंगे, लेकिन बेशक ऐसा नहीं था। यहीं से रहस्य की शुरुआत होती है, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं
कि यॉर्क को प्रशांत में सहयोगी युद्ध प्रयासों के प्रति सोवियत सहानुभूति की परीक्षा के रूप में व्लादिवोस्तोक में उतरने का आदेश दिया गया था। अमेरिकी बम वर्षकों के पास जापान पर हमला करने के लिए पर्याप्त नजदीकी भूमि अड्डे नहीं थे, इसलिए उन्हें सोवियत क्षेत्र से उड़ान भरने की अनुमति मांगने पर गंभीर विचार किया गया था। यदि सोवियतों ने यॉर्क और उनके विमान की सहायता की तो यह अन्य उड़ानों के लिए द्वार खोल देगा। इस सिद्धांत को अधिकारियों और यॉर्क ने खुद नकारा है, फिर भी कुछ लोग इसे सच मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उड़ान में यॉर्क के नेविगेटर लेफ्टिनेंट नोलन ए हर्नडन कई साल बाद उस छापे में शामिल लोगों के पुनर्मिलन में हर्नडन ने डूलिटल से पूछा कि क्या व्लादिवोस्तोक में उनकी जानबूझकर उतराई थी। डूलिटल ने कहा कि उन्होंने ऐसा करने का आदेश नहीं दिया था, जिसे हर्नडन ने यह समझा कि डूलिटल को पता था कि कोई और था जिसने ऐसा किया था। उड़ान से संबंधित अन्य विवरण हैं, जैसे कि पायलट दल को अंतिम समय पर जोड़ा गया और विमान को रेंज बढ़ाने वाले संशोधित कार्ब्यूरेटर नहीं मिले। सोवियत क्षेत्र में उतरने के सिद्धांत के समर्थक इन विवरणों को विमान 8 को व्लादिवोस्तोक में उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा कारण देने की एक समन्वित प्रयास के रूप में दर्शाते हैं। विरोधी यह संकेत देते हैं कि मिशन निराशाजनक था और संभवतः कोणों को काटना पड़ेगा। फिर भी कई छापामार यॉर्क को मिशन के भीतर मिशन पर मानते हैं और वे दावा करते हैं कि जब भी पुनर्मिलन की उड़ान की बात होती है वह अक्सर अस्वीकार करने वाले होते हैं। फिर भी उनका विमान युद्ध के दौरान सोवियत क्षेत्र में उतरने वाले कई अमेरिकी विमानों में से पहला था, जो जापान पर हमला करने या ईंधन समाप्त होने के बाद उतरा था। इन विमानों को फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया और B-19 सुपर फोर्ट्रेस के मामले में सोवियत सामरिक बम वर्षक कार्यक्रम को शुरू करने में मदद के लिए पूर्ण इंजीनियर किया गया, जो तुपोलेव 2-4 के रूप में उभरा। युद्धकाल में वीरता और करुणा के कार्यों की चर्चा करते समय हम अक्सर उन सैनिकों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना दुश्मन की गोलीबारी का सामना किया और एक गिरे हुए साथी को बचाया, और यह उचित भी है। हालांकि वीरता और बलिदान के अद्भुत प्रदर्शन केवल युद्ध के सैनिकों तक सीमित नहीं हैं। स्वीडन से आने वाले एक यूरोपीय देश जिसने युद्ध के दौरान अपनी तटस्थता को बनाए रखा, राउल वॉलेनबर्ग एक वास्तुकार, व्यवसायी और राजनयिक थे, जो 1944 के अंत में जर्मन अधिकृत हंगरी में एक विशेष दूत के रूप में कार्यरत थे, जब जर्मन सेनाएं तथाकथित उपद्रवियों और अवांछनीय लोगों जैसे कि यहूदी लोगों का व्यापक पैमाने पर सफाया करना शुरू कर रही थीं। बड़े निजी जोखिम के बावजूद भी राउल ने अमेरिकी और स्वीडिश संगठनों के लिए एजेंट के तौर पर कार्य किया, जो हंगरी में यहूदियों की हत्या से उन्हें बचाने का काम कर रहे थे। उन्होंने यहूदियों को जर्मन चौकियों से गुजरने और स्वीडन में सुरक्षित होने के लिए सैकड़ों झूठी पहचानें और सुरक्षित आश्रय बनाए, जहां वे असुरक्षित यात्रा के समय छिप सकते थे। आश्चर्यजनक रूप से उनकी सभी विधियां इतनी विध्वंसक नहीं थीं और उन्हें अक्सर मृत्यु मार्चों को बाधित करते हुए पाया जाता था, ताकि वहां ले जाए जा रहे बेचारे आत्माओं को भोजन और पानी दे सकें। उन्हें अपनी स्वीडिश राष्ट्रीयता के बावजूद जर्मन अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अलग किया जाता था और एडोल्फ आइचमैन, इतिहास में क्रूरता के पर्याय के रूप में जाना जाते हुए, ने उन्हें धमकी दी थी। लेकिन वॉलेनबर्ग ने हार नहीं मानी और जनवरी 1945 तक सोवियत सैनिकों द्वारा जर्मनों और उनके हंगेरियन सहयोगियों को बाहर करने में मदद की। दुर्भाग्यवश यहां पर अत्याचार के विरुद्ध साहस की कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। हंगरी में विदेशी नागरिक के रूप में उन्होंने अपने आप को नए सोवियत अधिकारियों के सामने पहचाना, जिन्होंने तुरंत ही उन्हें संदिग्ध माना और अमेरिका और स्वीडन के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वॉलेनबर्ग को सोवियत हिरासत में 2 साल रखा गया। तब तक सोवियत अधिकारियों ने उनकी हृदयाघात से मृत्यु की सूचना दी। उन्होंने उनकी मृत्यु की तारीख को 17 जुलाई 1947 बताया। अंतिम त्रासदी यह थी कि सोवियतों ने बाद में माना कि उनकी गिरफ्तारी एक गलती थी, जो युद्ध के एक भ्रामक और खतरनाक समय का परिणाम था। यह प्रेरणादायक और दुखद कहानी का समापन होना चाहिए। वॉलेनबर्ग की मृत्यु को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं।
आमतौर पर मान्यता है कि वॉलेनबर्ग को मार गिराया गया था, हृदय रोग के बजाय। मुख्य सबूत एक खोजी गई पत्रिका थी। इवान सुरोव, सोवियत खुफिया सेवा के पूर्व प्रमुख, ने लिखा था कि स्टालिन के आदेश पर वॉलेनबर्ग को समाप्त कर दिया गया था। सोवियत क्षेत्र में पैरानॉइड स्टालिन के अधीन रहस्य रूसी गुड़िया की तरह थे। ऊपरी परत छीलो, नीचे एक और परत है। सुरोव के अनुसार राउल को नष्ट कर दिया गया था। कैसे और कब, यह अभी विवादित है। संभवतः उसे गोली मारी गई थी, जबकि सोवियतों का दावा था कि उसे हृदयघात हुआ। लेकिन खुफिया एजेंसियों में यह अफवाह है कि एक नए सोवियत एजेंट के परीक्षण के दौरान उसे मार दिया गया था। इसके साथ ही कई और भाग्यशाली राजनीतिक कैदियों ने दावा किया है कि उन्हें उनकी मृत्यु की रिपोर्ट के कई साल बाद तक सोवियत द्वारा जीवित रखा गया था। 1955 में रिहा किए गए कैदियों से मिली सबसे हालिया रिपोर्ट थी। दुर्भाग्यवश वॉलेनबर्ग की अंतिम किस्मत हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रहेगी। सोवियत अधिकारियों ने वॉलेनबर्ग और उस समय के अन्य कैदियों से संबंधित फाइलों को जानबूझकर नष्ट किया। यह संभव है कि वह सोवियतों द्वारा दावा किए गए समय से अधिक जीवित रहा हो। जीवित या नहीं, वॉलेनबर्ग को यूएस, कनाडा और इजराइल में नाजियों से यहूदियों की हत्या से बचाने की भूमिका के लिए प्रशंसा से याद किया जाता है। कुछ स्थानों का नाम पश्चिमी सभ्यता की सामूहिक चेतना में ऐसे जलाया गया है जैसे ऑनश्विट्ज। यह मानव जाति की भयानक संभावनाओं और संगठित सामूहिक हत्या की कुशलता और बर्बरता का एक प्रमाण बना हुआ है। ऑनश्विट्ज अनेकों के लिए प्रतीक है, पर हमें नरक की सच्ची कहानी अभी तक पूरी रूप से नहीं मिली है, क्योंकि ऑनश्विट्ज हर साल नए रहस्यों को उजागर करता रहता है। 2009 में एक ऐसा रहस्य सामने आया। आज ऑशविट्ज पोलैंड में मरने वाले लोगों की याद और होलोकॉस्ट की भयानकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संरक्षित है। और यह 2009 में संरक्षण कार्य के दौरान था कि एक रहस्यमयी सूची का पता चला, जो 60 से अधिक वर्षों तक छिपाई गई थी। सफेद सेल्यूलॉइड का टुकड़ा मासूम दिखता है। इसमें ब्रिटिश सैनिकों के 70 नाम हैं, जिनमें से कुछ को एक टिक के साथ चिह्नित किया गया है, जबकि पीछे जर्मन में लिखे शब्द हैं, अब, कभी नहीं और तब से। दुर्भाग्य से इसकी माहिती सीमित है और इसने खुद को मिथ्या अर्थ बनाने के कारण बनाया है। 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, ये ब्रिटिश कैदी थे जिन्हें मार दिया गया था क्योंकि उन्हें यहूदी माना गया था या उनका यहूदी वंश संदिग्ध था। दूसरा, ऑशविट्ज परिसर में एक खंड ऑशविट्ज 715 था, जहां ब्रिटिश और अन्य सहयोगी सैनिकों को रखा गया था। वास्तव में ऑशविट्ज की शुरुआत पूर्वी मोर्चे के प्रारंभिक चरणों में पकड़े गए रूसी सैनिकों के लिए युद्धबंदी शिविर के रूप में हुई थी, इसलिए यह संभव है कि वे सैनिक उस शिविर के हिस्से से आए हों। यह कुल मिलाकर 8 नामों के खिलाफ लगे टिकों और पीछे लिखे गए शब्दों के प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। इससे बिना शक एक और डरावनी सिद्धांत की ओर बढ़ा, जो सूची से जुड़ा है। इन पुरुषों को मारे जाने के बजाय वास्तव में ये एसएस के कुख्यात ब्रिटिश डिवीजन के सदस्य थे। ब्रिटिश फ्री कॉर्प्स, जिसे लगभग 54 पुरुषों ने ब्रिटिश एसएस इकाइयों में सेवा की, यद्यपि इसकी ताकत किसी भी समय 27 से अधिक नहीं हुई। ब्रिटिश पीओडब्ल्यूज जो एसएस में सेवा कर चुके थे को वादा किया गया था कि वे कभी भी अपने साथी देशवासियों के विरुद्ध नहीं लड़ेंगे, बल्कि स्टालिन और साम्यवाद से लड़ने का कार्य करेंगे। उनका उपयोग जर्मनी द्वारा ब्रिटिश पीओडब्ल्यूज की पंक्तियों से अधिक सदस्यों की भर्ती के लिए किया जाता था, लेकिन उन्हें अक्सर साथी देशवासियों से चेतावनी मिलती थी कि उनका भविष्य एक गोलीबारी दस्ता था। युद्ध के बाद पूर्व सदस्यों से पूछा गया कि उन्होंने इतिहास के अत्यंत घृणित संगठनों में शामिल होने की वजह क्या थी, और उनके उत्तर विविध थे। कुछ ने विचारधारा के आधार पर शामिल होने का निर्णय लिया, समझते हुए कि साम्यवाद फांसीवाद से अधिक खतरनाक है, आशा करते हुए कि सहयोगी अंततः समझेंगे और हिटलर के साथ स्टालिन के खिलाफ लड़ेंगे। हालांकि लोगों ने स्वीकार किया कि ब्रिटिश फ्री कोर में होने की अपेक्षा
कम से कम अल्पकालिक रूप से युद्धबंदी होने से बेहतर था। इन सदस्यों ने स्वीकार किया कि वे नाजियों के लिए कम से कम काम करके युद्धबंदी शिविरों से बाहर रहने के लिए। संदेह हमेशा यह रहा है कि हिटलर के पतन के बाद यह एक झूठ था ताकि उन्हें मृत्युदंड से बचाया जा सके। ब्रिटिश फ्री कोर को नाजियों के लिए प्राथमिकता मानी गई और सहयोग के लिए कैदियों की भर्ती करने का हर संभव प्रयास किया गया था। धमकी और हिंसा को अच्छे राशन, पसंदीदा उपचार और वेश्याओं द्वारा यात्राओं के साथ संतुलित करके उन्हें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसके विपरीत जिन कैदियों ने सहयोग करने से इनकार किया वे तुच्छ राशन पर गंदगी में रहते थे, उन्हें रोजाना क्रूर उपचार सहना पड़ता था और वे ऑशविट्ज में रखे गए यहूदियों की पीड़ा से आहत थे। इन चीजों से युद्धबंदियों पर पड़ने वाले भारी मानसिक तनाव को देखते हुए, जिनमें से कुछ किशोर थे जो पहले कभी घर से दूर नहीं गए थे, यह समझ में आता है कि कुछ लोग किसी भी तरह से भागने की कोशिश करेंगे। क्या सूची के टिक्स का मतलब यह हो सकता है कि कैदी ब्रिटिश फ्री कोर में विचारणात्मक या मानसिक रूप से शामिल होने के लिए प्रवृत्त थे या वे पहले ही शामिल हुए थे? युद्ध के समय इसके सदस्यों और कार्यक्रमों के बारे में कम रिकॉर्ड रह गए हैं। सेल्यूलॉइड को ढूंढने में 60 से अधिक वर्ष लगने का यह तथ्य सिर्फ इस संदेह को बढ़ाता है कि यह ब्रिटिश फ्री कोर के संभावित या वास्तविक सदस्यों से संबंधित है। फिर भी जब तक अधिक सबूत नहीं मिलते, हम इन 17 पुरुषों के और उनके भाग्य का सच नहीं जान सकते। एक 1954 के अंत तक नाजी जर्मनी अपने मृत्यु के आखिरी चरण में प्रतीत होता था, लेकिन उस वर्ष की 16 दिसंबर को उन्होंने बेल्जियम के आर्डेन्स 1 में एक विशाल आक्रमण के साथ सहयोगियों को चकित कर दिया। उनका उद्देश्य फ्रांस के सहयोगी मोर्चे को विभाजित करना और महत्वपूर्ण सहयोगी ईंधन भंडार का कब्जा करना था, जिसकी जर्मनी को बहुत जरूरत थी। प्रारंभिक अवधि में जर्मनों ने अचरजनक सफलताएं प्राप्त की और वे एक बार फिर से पीछे हटती सहयोगी सेना का पीछा कर रहे थे, जिसे अब बल्ज की लड़ाई के रूप में ध्यात किया जाता है। इसी समय लड़ाई की खबरें हाल ही में मुक्त किए गए पेरिस शहर में एक देर से आए व्यक्ति की रिपोर्ट्स को छाया में ले रही थीं। लड़ाई की शुरुआत से एक दिन पहले एक इंजन वाला UC-64 नॉर्समैन हल्का विमान यूके के क्लैपहैम में RAF ट्विनवुड से उड़ान भरी, जो फ्रांसीसी राजधानी के लिए बाध्य था। उस पर सवार थे मेजर ग्लेन मिलर, जो युद्ध से पहले अमेरिका के महानतम संगीत कलाकारों में से एक थे, जो उस समय की प्रमुख शैली स्विंग में थे। यह आदमी एक सुपरस्टार था। 4 साल की अवधि में वह अमेरिका में एल्विस या बीटल्स से भी अधिक टॉप 10 हिट्स हासिल करेंगे और मनोरंजन उद्योग के दिग्गजों में से एक थे। आप उनकी प्रसिद्ध संगीत कृति इन द मूड को तुरंत पहचानेंगे। युद्ध शुरू होने पर उन्होंने अमेरिकी सेना में अपने बैंड के साथ सैनिकों को मनोरंजित किया। उस दिसंबर वह पेरिस जा रहे थे अपने बैंड को यूरोप में सैनिकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार करने। जर्मन के हमले की अनजानता में एक और क्रिसमस घर से दूर बिताने की तैयारी में, लेकिन मिलर कभी पेरिस नहीं पहुंचे। अंग्रेजी चैनल पर जॉन मॉर्गन द्वारा पायलट किया गया UC-64, जिसमें ग्लेन मिलर और लेफ्टिनेंट कर्नल नॉर्मन बेसिल सवार थे, गायब हो गया और अब तक लापता है। कुछ युद्धकालीन रहस्य अनेक सिद्धांतों का जन्म देने का दावा कर सकते हैं, कुछ तार्किक, कुछ षड्यंत्रकारी, जैसे ग्लेन मिलर के लापता होने का। इसका सबसे तार्किक विवरण यह है कि उड़ान के दौरान एकल इंजन वाले विमान ने ठंडे मौसम के एक हिस्से का सामना किया, जिसने इसके रेडियल इंजन के कार्ब्यूरेटर को बर्फ से ढक दिया, जिससे ईंधन जलाने के लिए आवश्यक रासायनिक मिश्रण की कमी हुई। इसके बाद विमान को ठंडे पानी में उतरना पड़ा होगा, जहां यात्रियों के पास हाइपोथर्मिया से पहले केवल 20 मिनट होते हैं जीवन राफ्ट इकट्ठा करने के लिए। इस सिद्धांत की समस्या यह है कि जब इंजन में समस्या आनी शुरू हुई तो पायलट जॉन मॉर्गन या बोर्ड पर किसी और ने भी संकट संकेत भेजने का प्रयास नहीं किया। यह मतलबा है कि विमान के साथ जो भी हुआ वह अचानक हुआ। इसलिए एक प्रसिद्ध सिद्धांत यह है कि जर्मनी से लौट रहे बम वर्षकों द्वारा गलती से बमबारी करने से विमान नष्ट हो गया था। बम वर्षकों ने अपने हथियारों को चैनल में डाल दिया ताकि वे अपने आधार पर सुरक्षित वापस आ सकें।
और एक दुखद संयोग से मिलर का विमान नीचे उड़ रहा था। एक RAF एयरमैन फ्रेड शॉ के अनुसार उन्होंने और एक सहयोगी ने देखा कि उनके बम एक RAF लैंकेस्टर से फेंकने पर बादलों के नीचे विस्फोट हो गए, जिससे उन्हें लगा कि उन्होंने एक विमान को मार दिया है। अन्य एयरमैन विरोध करते हैं, कहते हैं कि बादलों की घनी चादर और UC-64 की नीचे उड़ान के कारण किसी ने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। युद्ध के बाद एक आम किंतु कल्पनाशील कहानी यह थी कि मिलर पेरिस पहुंचे और तत्काल एक वेश्यालय में प्रवेश करके वहां हृदयाघात से मर गए। एक प्रसिद्ध सितारे की मृत्यु के शर्मिंदगी के डर से इस संदिग्ध परिवेश में मृत्यु को गुप्त कर दिया गया। लेकिन अगर यह सच होता तो मॉर्गन और बेसिल का क्या हुआ? अंततः जब तक साजिश के आरोपित नहीं मानते कि उन्हें संगीतकार की गरिमा की रक्षा के लिए मारा गया, यह सिद्धांत कोई महत्व नहीं रखता। एक और साजिशी सिद्धांत यह था कि उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या के कारण अलग अलग होते हैं, पर अक्सर मिलर की वापसी पर मोब हिट शामिल होता है। एक और कल्पनाशील यह है कि उसकी हत्या अमेरिकी सैन्य के एक गुट द्वारा की गई थी, जिन्होंने जाना कि जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर ने उसे जर्मनों से गुप्त वार्ता के लिए मिशन पर भेजा था, जिसे राष्ट्रपति रूजवेल्ट नहीं जानते थे। एक सिद्धांत कहता है कि वह 1944 में मरा ही नहीं, बल्कि उसने अपनी मौत का नाटक किया और दक्षिण अमेरिका भाग गया। फिर बेशक हमेशा UFO से जुड़े सिद्धांत होते हैं। 2019 में इंटरनेशनल ग्रुप फॉर हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट रिकवरी ने घोषणा की कि वे मिलर के UC-64 की खोज के लिए पुनः धन इकट्ठा करने जा रहे हैं। इसका कारण एक मछुआरे की कहानी थी, जिसने दावा किया कि उसका ट्रॉलर ने चैनल में एक UC-64 जैसा विमान उठाया था, जिसे उसने अज्ञानता में समुद्र में छोड़ दिया। अगर यह मिलर का विमान और विमान अखंड है, तो यह बमबारी के सिद्धांत को दुर्घटनावश नकार सकता है। अभी तक मलबा समुद्र में खो गया है और इसलिए मॉर्गन, बेसिल और मिलर की दुखद मौतों के आसपास की सटीक परिस्थितियां एक रहस्य बनी हुई हैं। और वहां आपके पास द्वितीय विश्व युद्ध से सिर्फ 4 सहयोगी रहस्य हैं। कृपया अपने सिद्धांतों और अनुमानों के साथ एक टिप्पणी दें। वीडियो को पसंद करें और चैनल का समर्थन करने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।